स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी का कारण क्या है, तो उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से ही दी जाती है। CH3+ is less stable than CH2+। इसका कारण ये, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ये 4 रेजोनेंस दिखा देगा। 3 हाइड्रोजन, एक तो इसकी अपनी स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर इसकी बन जाएंगी 3 हाइड्रोजन की, तो 4 रेजोनेंस दिखा देगा। इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा। और टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है। कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी दिखाई जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि ये चार्ज डिस्पर्सन मिल जाता है कॉन्जुगेशन के कारण। वो ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ज्यादा कैनोनिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा देता है कॉन्जुगेशन के कारण। जो जितनी ज्यादा चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, वही कार्बोनियम आयन उतना ही अधिक स्टेबल हो जाएगा। इसलिए टर्सरी कार्बोनियम आयन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन। इथाइल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी इसके कारण दिखाई। इसमें फिर से बता दे रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो ये हमारा कार्बोनियम आयन होता है, इसमें जो कार्बन जिस पर प्लस चार्ज होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके पड़ोसी कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके जो CH बॉन्ड होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहां डबल बॉन्ड बनाकर डीलोकलाइजेशन कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से एक चीज और समझी जाती है, वो है एल्कीनों की स्टेबिलिटी। क्वेश्चन ये पूछता है कि विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो ये कहा जाता है कि मोर सब्स्टिट्यूट इज द एल्कीन, more substituted the alkene, more will be the stability। ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इससे ये ज्यादा स्टेबल होगी। जितने ज्यादा, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये ज्यादा स्टेबल होगी। इसका रीजन ये है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। कुल मिलाकर 12 कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो ये दिखा देगा, एक इसकी अपनी 13 कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिखा देता है। इसलिए ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा देता है। हाइपर कॉन्जुगेशन वहीं दिखाया जाएगा जहां एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, दूसरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और दूसरी शर्त यह है कि जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उस पर हाइड्रोजन जरूर जुड़े हों। हाइपर कंजुगेशन दिखाने की शर्त, शो करने की शर्त, रिप्रेजेंट करने की शर्त, एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि उस पर प्योर p ऑर्बिटल उपस्थित हो जिसमें कि वो पाई बॉन्ड बना लेंगे, और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन जरूर जुड़े होने चाहिए। जो इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, जिसको अल्फा कार्बन कह दो, उसकी हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन जरूर जुड़े होने चाहिए। यदि इस पर हाइड्रोजन नहीं है तो वह हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा। जैसे कहा जाए C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? नो, दिस विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इसका पड़ोसी कार्बन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन के पड़ोस का जो कार्बन है तो sp3 हाइब्रिड कार्बन, परंतु इस पर हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखा सकता। हाइपर कॉन्जुगेशन वही एल्कीन या वही कार्बोनियम आयन दिखाते हैं जिन पर एक sp2 हाइब्रिड कार्बन हो और दूसरा sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, और sp3 हाइब्रिड कार्बन पर हाइड्रोजन जरूर जुड़े हों।
दो शर्त हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन शो होने की दो शर्त हैं, तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, फिर से बता देता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस विच इज कॉल्ड नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस, और इसकी शर्त यही है कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी और एल्कीनों की स्टेबिलिटी। ये दो जो कंडीशन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही समझी जा सकती हैं। इसकी शर्त दो है केवल। नंबर एक तो sp3 कार्बन और sp2 कार्बन हो, और sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन भी हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और दूसरी, कोई कहने लगे हाइपर कॉन्जुगेशन से हम किस किस की एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसे बता देता हूं। नंबर एक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अब कोई कहने लगे कि क्यों स्टेबल हो गए कार्बोनियम आयन? स्टेबिलिटी का सीधा सा अर्थ है, यदि किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट पर चार्ज है और वो चार्ज डिस्पर्स हो जाता है एक से अधिक